बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मैं हूं मौजरास और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पेन। अच्छा जी, आज हम लोग जो एस्से का टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये टॉपिक सिलेक्ट करने की वजह आपको पता है, मैंने अभी सुबह ग्रुप में एक पोल बनाया था और उसमें आप लोगों में से अक्सरियत के वोट्स जो हैं वो इस टॉपिक के लिए आए। तो आज इसलिए फिर इस टॉपिक पर लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, लेट्स टेक अ स्टार्ट। उससे पहले ये कि अगर आप अभी वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आपको वहाँ पर एक नंबर मिलेगा। आप जैसे ही उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे आपको एक ऑटोमेटिक लिंक मिल जाएगा, आप उस ग्रुप में चले जाएंगे। उस ग्रुप में की कोई फ़ी भी नहीं है। वहाँ पे आपको मुख्तलिफ नेशनल इंटरनेशनल पेपर्स, मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट मटीरियल रिगार्डिंग CSS, द इकोनॉमिस्ट के भी आर्टिकल्स वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। दे विल हेल्प यू आउट। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं। हम लोगों ने ये टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल हम लोग पेपर में बैठे हुए हैं, हमने ये टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। एक तो ये 2024 के लिए इंतहाई अहम टॉपिक है और उसके अलावा भी, ठीक है, जो बच्चों ने अभी 25 में देना है, 26 में देना है, या कोई पब्लिक सर्विस कमीशन देना है, PMS देना है, टॉपिक जिस वक्त हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डी कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक को डी कंस्ट्रक्ट करना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अहम चीज होती है ऐसे को पास करने के लिए। अच्छा, अब हम लोग हर एक एस्पेक्ट की तरफ गौर कर रहे होते हैं, मटेरियल याद कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से हम लोग हमें मिल रहे होते हैं, जी आप ये ऐसे याद कर लें या ये कर लें, फिर इस तरह हो जाएगा, फिर इस तरह हो जाएगा, बट हम लोग अपनी स्किल डेवलपमेंट की तरफ गौर नहीं करते। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस पर सबसे ज्यादा कम बात होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बातें करने की बजाय प्रैक्टिकली डीकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हम लोग इसकी सारी बॉडी ड्रॉ करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे, ताकि आप लोगों को इसकी एक रियल टाइम, एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से एक चीज़ पता चल जाए कि आखिर ये कितना एक मुश्किल होता है और कितनी एक नामुमकिनात में से है जी ऐसे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलें जी हम लोग स्टार्ट करते हैं जी अपनी आउटलाइन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जी, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहली हेडिंग होती है जी क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आ जाता है आपकी थीसिस स्टेटमेंट या आपका स्टांस या आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग एक बड़ी एक अनसर्टेनिटी पाई जाती है। थीसिस स्टेटमेंट क्या है, या स्टांस हमारा इस टॉपिक को लेके क्या है। फॉर एग्जांपल, अब मेरा स्टांस इस टॉपिक को लेकर ये है कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज भी पैदा कर रही है। ठीक है जी, और चैलेंजेस भी पैदा कर रही हैं। ठीक है, चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स पाकिस्तान के लिए हमा वक्त अपॉर्चुनिटीज भी पैदा कर रही हैं और चैलेंजेस भी पैदा कर रही हैं। इसलिए अब ये हमारी पॉलिसी मेकिंग पे डिपेंड करता है कि आया हम उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा किस तरह उठाएं और उन चैलेंजेस को ओवरकम किस तरह करें। ठीक है, क्या मैंने थीसिस स्टेटमेंट, क्या हम लोगों ने स्टांस ले लिया कि भाई चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस या फेलियर के लिए, सक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी पैदा कर रही हैं चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स। अभी हम देखेंगे ये क्या चीज होती है चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स, और चैलेंजेस भी पैदा कर रही हैं। देखो चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स क्या होती हैं। देखो जिस तरह रशिया ऊपर आ रहा है, चाइना ऊपर आ रहा है। पहले तो देखो यूनिपोलर वर्ल्ड थी, अमेरिका का तसल्लुत हुआ करता था, फिर बाइपोलर हुई, इधर अमेरिका हुआ, इधर रशिया हुआ, अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जा रही है। चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट की सियासत को देखो, मिडिल ईस्ट के पावर डायनामिक्स को देखो, वहां पे रशिया और चाइना बड़े इंगेज करते जा रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल दुनिया में जो है वो चाइना का असर रसूख, रशिया का असर रसूख बड़ा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अमेरिका के मुकाबले में अब दुनिया में से ताकतें उठती जा रही हैं। सो दीज आर कॉल्ड दी चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स। अफगानिस्तान में देखो अमेरिका का तसल्लुत खत्म हो गया, अफगान हुकूमत बन गई। ठीक है, मिडिल ईस्ट में देखो वहाँ पे ईरान और सऊदीया के दरमियान कुछ रंजिशें कम हो रही हैं। दीज थिंग्स आर कॉल्ड चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स। अच्छा, अब देखो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने अपना स्टांस दे दिया कि भाई हम इस तरफ जाना चाहते हैं कि ये नहीं है कि चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं सिर्फ, या ये भी नहीं है कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रही हैं। हम किस तरफ गए कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा कर रही हैं, चैलेंजेस भी पैदा कर रही हैं। अब ये हमारी पॉलिसी मेकिंग पे डिपेंड करता है कि हम अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा कैसे उठाएं और चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें। ओके,
आ जाओ जी अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। इसको कहते हैं नेक पार्ट, ठीक है। वो चीज़ें मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाई भी हैं, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। ऐसे में ये तीन चीज़ें होती हैं। बॉडी में फिर तीन चीज़ें होती हैं, नेक पार्ट, मेन आर्ग्यूमेंटेशन वाला पार्ट और सजेशन वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, फिर वो मेन आर्ग्यूमेंटेशन वाले पार्ट में थीसिस और एंटी थीसिस और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर आप इन चीज़ों को डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक या थीसिस स्टेटमेंट डेवलपर इन चीज़ों को डिटेल से समझना चाहते हो तो इसके लिए मैंने क्रैश कोर्स भी बनाए हुए, आप वो भी देख सकते हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट में यहाँ पे देना ये मुनासिब समझता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे लिख लूँ फंडामेंटल्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ठीक है जी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के आखिर फंडामेंटल्स क्या हैं, ठीक है जी। ह्यूमन राइट्स को सेव करना, अपनी वो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज और अपनी ग्रोथ को एक्सपेंड करना और अपनी कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करना, इस किस्म की चीज़ें हम लोग इस पैराग्राफ में लिख लेंगे, ठीक है। नेक पार्ट डन हो गया। नेक पार्ट क्या होता है, आपके मुख्तलिफ मैंने मेरी प्ले लिस्ट में जाओगे आउटलाइन वाली, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ लेक्चर्स में ये बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, नहीं तो क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी मेन आर्ग्यूमेंटेशन की तरफ। मेन आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने यहाँ पे अपना स्टांस क्या लिया कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। अच्छा जी, हमने एक बात कह तो दी, मगर हमने सिर्फ बातें ही नहीं करनी होती, हमने फिर उस चीज़ को प्रूव करके भी एग्जामिनर को देना होता है। सो सबसे पहले आ जाओ अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो, अब अपॉर्चुनिटीज़ लिखनी है तो ये नहीं है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं बस सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ लेके जी तो नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, कभी भी इस तरह की एब्रप्ट आपने हेडिंग नहीं बनानी होती। हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान, ठीक है, इन दी बैकड्रॉप ऑफ चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स। चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स, चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं या कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के पास हैं जिनको एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान जो है अपने लिए फ़वाइद हासिल कर सकता है, ठीक है जी। अब हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ लिखनी है। अच्छा, फिर इस सबसे पहले तो चलें वो चीज़ हम लोग आखिर में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हम लोगों के पास क्या अपॉर्चुनिटी है। फ्रेजेस बनाते वक्त स्टूडेंट्स को बड़ा मसला आता है और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये फ्रेजेस बनानी सबसे आसान काम है, ज़रा सा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। एक दफ़ा आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई इस चीज़ पर, आपको कभी भी फ्रेजेस बनाते हुए मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि उल्टा मज़ा आता है बंदे को। सबसे पहली चीज़ देखो जी, ग्लोबल पावर डायनामिक्स की बात लगी हुई है। मैंने बात की चाइना की, मैंने बात की अमेरिका की, मैंने बात की रशिया की। चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या लिख सकते हैं जी कि भाई देखो, चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, हमारा इकोनॉमिक पार्टनर भी है। तो आया इस चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक के तनाजुर में हम चाइना का फ़ायदा उठा सकते हैं। चाइना देखो हमारा दोस्त है और वो दुनिया की चेस बोर्ड पे, दुनिया के मंजर पे जो है वो उभरता जा रहा है। तो उसकी उभरती हुई शख्सियत का फ़ायदा उठा के हम अपने लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ ला सकते हैं, हम अपने लिए कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी, मैं लिखता हूँ लेवरेजिंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विद चाइना। अब इनका किस तरह फायदा उठाना है, किस चीज के लिए, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और क्या, अपनी ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रेड इम्प्रूवमेंट या ट्रेड एक्सपेंशन, ट्रेड को बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पॉइंट ये हमारे पास आ गया। पॉइंट नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जब भी नीचे पॉइंट्स 4, 5, 6 लिखने हो किसी भी हेडिंग के नीचे, वहाँ पे आगे ये कॉलन का निशान दिया करते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने बात की जी कि हम लोग क्या कर सकते हैं जी, हाँ, अमेरिका की हमने बात की, रशिया की हमने बात की। तो उसमें हम कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए देखो, ये जो पिछली जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसका क्लेम ये था कि भाई हम लोग रशिया की तरफ गए, हम लोग एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परसू करना चाह रहे थे और इसलिए हमारी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया, ठीक है। तो हम लोगों ने तो कभी हमेशा सीएसएस में ए पॉलिटिकल रहना है, हमने तो कभी भी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन जाहिर नहीं करनी। बट
ड्यू टू सम एक्सटेंट वो क्लेम जो है वो ठीक था। और हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वो ठीक था या गलत था। हम लोगों ने एक इस तरह का पॉइंट लिखना है, देखो कि हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। देखो अब देखो, इंडिया जो है ना वो अमेरिका के करीब जा रहा है, ठीक है। सो हमारे पास खला है, पिछली गवर्नमेंट ने उस खला को देखा कि भाई रशिया के साथ तल्लक को अच्छा बनाया जा सकता है। रशिया चढ़ता सूरज है साउथ एशिया में, और ये साउथ एशियन सेंचुरी है, ठीक है। दुनिया के मुख्तलिफ राइटर्स इस बात को 100 साल पहले कर चुके हैं, ठीक है, कि अब ये साउथ एशियन सेंचुरी जो है वो एशियन सेंचुरी का आगाज़ हो चुका है, ठीक है। सो अब हमारे पास हमारी फॉरेन पॉलिसी की के पास हमारे पास फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन ये है कि हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। कौन सी अपॉर्चुनिटी का? ये जो इंडिया अमेरिका के करीब जा रहा है, तो हम रशिया के करीब हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू एनहांस या इम्प्रूव रिलेशंस किसके साथ जी? विद रशिया। विद रशिया किस तनाजुर में? अभी मैंने आपको बताया, एज इंडिया, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अमेरिका की तरफ लीन कर रहा है, एज इंडिया लीन्स, ठीक है। एज साथ क्यों लगेगा? सिंगुलर है, नाउन। इंडिया लीन्स टूवर्ड्स द यूएसए, ओके। तीसरा पॉइंट हम लोग देखो अपॉर्चुनिटीज ये चीज होती हैं। अभी मैं आपको घंटा बताता रहता है जी के अपॉर्चुनिटीज ये होती हैं, ये होती हैं, ये होती हैं, आपको कभी भी समझ ना आती, ठीक है। सो आई थॉट कि चलो हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि एक स्टूडेंट को आसानी से समझ भी आ जाएगी कि अपॉर्चुनिटीज आखिरकार चीज क्या होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं जी हम लोग। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि अब देखो, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का एक लंबा बहुत पुराना ख्वाब है कि भाई रीजनल कनेक्टिविटी इंश्योर की जाए। और उस रीजनल कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के रास्ते में जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि अमेरिका जो है वो यहाँ अफगानिस्तान में बैठा हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया जो है अफगानिस्तान के रास्ते से भी हमें अनस्टेबल कर रहा था। हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों जो है उन पर हमेशा जो है अनसर्टेनिटी पाई जाती थी, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है दोनों तरफ इंगेज होने के बायस ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती थी। दूसरा, हम लोग एक सिक्योरिटी स्टेट बन के रह गए। हम लोग अपनी तिजारत की तरफ गौर नहीं कर सके, एजुकेशन की तरफ गौर नहीं कर सके। हमेशा हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर भी इनसिक्योर, इंडिया वाला बॉर्डर भी इनसिक्योर, इंडियन स्पॉन्सर टेररिज्म बलूचिस्तान में। सो इस इनसिक्योरिटी की फिजा में हम लोगों की तरक्की गायब होनी शुरू हो गई, ठीक है। सो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ख्वाब था कि भाई हम लोग अफगानिस्तान वाली साइड को सिक्योर करें, यहाँ पे तालिबान आ जाएं, अमेरिका अगर यहाँ से निकल जाए तो ये साइड सिक्योर हो जाए, हमारी यहाँ वाली फोर्सेस भी जाके दूसरे बॉर्डर्स पे खड़ी हो जाएं, एक बॉर्डर से हम बेगाम हो जाएं, दूसरे बॉर्डर्स पे हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी, इधर से हम बेगाम भी हो जाएंगे। और वो जो पैसा हम इधर ज़ाया कर रहे थे वो हम लोग फिर अपनी एजुकेशन की तरफ उसके रास्ते हम वार कर देंगे। सो अमेरिका के निकलने से अब पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है। क्या है जी? पाकिस्तान ने कौन सी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट करनी है? एक्सप्लॉइटिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। और क्या? रीजनल कनेक्टिविटी किस तनाजुर में? मैंने आपको बताया, आफ्टर द यूएस withdrawal, after the US withdrawal from अफगानिस्तान। समझ रहे हो? इन फ्रेजेस को सोचने का एक तरीका कार होता है, उस तरीके कार के अंदर रहकर सोचोगे एकदम तुम लोगों से फ्रेजेस बनेंगी, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते जिसकी वजह से हमारे बस प्रेजेंट होता है जी कि ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ है। अच्छा, उसके बाद देखो, अब पाकिस्तान के पास दुनिया का वन ऑफ द यंगेस्ट यूथ बल्ज है, ठीक है। उसको अगर हम यूज करें, आज दुनिया, देखो आज दुनिया किसकी इज्जत। अच्छा, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, पैराग्राफ डेवलपमेंट पे पूछते रहते हो। अब इस पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? वो जो मैंने आपको सारी कहानी बताई आप वो इस पैराग्राफ में लिखोगे, ठीक है। जहाँ पे आप
देखो कि जी कि किस तरह यूएस इंडिया जो है वो यूएस के ब्लॉक में जा रहा है, ठीक है। वो किस तरह फिर वो जो साउथ चाइना सी में इन लोगों ने कोई वो बनाई हुई है मिलिट्री अलायंस, वो ऑस्ट्रेलिया ऑकस बनाई हुई है, ठीक है। उन चीज़ों के हवाले देने शुरू कर दोगे, ठीक है। और फिर इसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रशिया का दौरा लिखोगे कि पाकिस्तान ने इस तनाजुर में कोशिश भी की है, अपॉर्चुनिटी भी है। और पिछली गवर्नमेंट कोई गैस खरीदने की भी बातें कर रही थी, एनर्जी सप्लाई इंश्योर करने की बातें कर रही थी। तो ये चीज़ें आप तमाम इन पैराग्राफ में लिखोगे डेवलपमेंट में। अच्छा, और फिर अगर कोई रेलिवेंट कोर्ट है, कोई रेलिवेंट इंटरनेशनल या नेशनल रिपोर्ट हुई तो डाल देना, ना हुई तो लॉजिक से प्रूव कर देना, कोई फर्ज नहीं होती, ठीक है, कि रिपोर्ट्स हुई हो। अच्छा, अब आ जाओ, हमारे पास दुनिया की वन ऑफ द यंगेस्ट आबादी है, और आज दुनिया में कौन से ममालिक तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, जो आईटी में आगे हैं। अब अपने क्लोज टू होम एग्जांपल इंडिया को देख लो, ठीक है। पाकिस्तान 1500 मजदूर भेजता है, वो इतने पैसे नहीं कमाते जितना अमेरिका, जितना इंडिया से एक बंदा जाता है जी, और वो जो है बाहर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है, ठीक है, आईटी की सर्विसेज देता है, और वहां से उनका एक बंदा इतने रेमिटेंसेस भेजता है जितने हमारे 20 बंदे भी नहीं भेज सकते, ठीक है। सो हमारे पास इस वक्त क्या है, हमने क्या करना है, चैनलिंग। हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे पास वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हमने अपॉर्चुनिटी को किस तरह एक्सप्लॉइट करना है, हमने उस यंगेस्ट पॉपुलेशन का जो एडवांटेज है ना उसको चैनलाइज करना है, ठीक है। चैनलिंग दी डेमोग्राफिक एडवांटेज, किस लिए उसको किस तरफ चैनलाइज करना है, ताकि हम पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर सकें। टू ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान, किस चीज में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, इनटू ए डायनेमिक आईटी हब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब बनाना चाहते हैं जी भाई हम पाकिस्तान को, ठीक है। पांचवी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास इस चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स के तनाजुर में क्या बन रही है, ठीक है, वो है जी पाकिस्तान की, आपने हमेशा सुना होगा स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इस तरीके कार के साथ यूज कर सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड, देखो अब सी पैक क्राउन इन द ज्यूल क्यों कहते हैं गवादर को, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक, देखो चाइना कोई हमारा चाचे का बच्चा नहीं है। चाइना को भी नजर आ रहा है कि जो फैसिलिटी मुझे गवादर पोर्ट दे सकती है वो उस तरह की फैसिलिटी मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। चाइना की मजबूरी है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है। तो इस चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स के तनाजुर में पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक यूज करते हुए एक और चीज का फायदा उठा सकता है, वो है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है। किस तरह, अब हम लोग इस पे क्या पॉइंट लिखेंगे, हम लिखेंगे लेवरेजिंग। ये देखो ये वर्ड मैं यूज करता रहता हूँ। एक दफा अब आपको एक वर्ड आ गया, पहली दफा आपने सुना होगा, आपको बड़ा वर्ड लगोगा। अब ये देखो मेरी कॉमन वोकैबुलरी में ये चीज एक 3 दफा तुम यूज करोगे, चौथी दफा तो उन लोगों की भी कॉमन वोकैबुलरी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है, लेवरेजिंग पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू फैसिलिटेट, क्या करना है जी, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स, ठीक है जी, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। अब इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को फैसिलिटेट करने से क्या होगा कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, और फॉरेन पॉलिसी का मकसद ही ये होता है कि हमारे मुल्क की जो है वो इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। जब कोई मुल्क आप पे डिपेंड करेगा फिर आप भी उससे अपनी बातें मनवाओगे, ठीक है, अपने लिए कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंश्योर करोगे, कोई सोशल बेनिफिट्स इंश्योर करोगे, अपनी सॉफ्ट पावर पे कोई काम करोगे। अच्छा, इस पॉइंट को अगर आप एक्सटेंड भी करना चाहो तो ना, बस एक्सटेंड ना करो, इसमें काफ़ी है, बस इसमें ये आप सारी बात लिख लोगे। और अगर आपको पता है जी कि गवादर पोर्ट किधर है और पाकिस्तान जो है किस किस तरफ से रास्ता दे सकता है, अगर आपको पता है कि भाई अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है और उसकी सारी तजारत जो है हमारी कासिम पोर्ट से, बिन कासिम पोर्ट से होती है, ठीक है, वो ज़माने कदीम से हमारी इस कासिम पोर्ट का मोहताज है और इधर से ही वो अपनी सारी ट्रेडिंग करता है, ठीक है। और ये ऊपर क्या है, सेंट्रल एशिया के ममालिक जो हैं वो हमारी सी पैक रूट को यूज़ करना चाहते हैं, गवादर पोर्ट को यूज़ करना चाहते हैं, उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। पीछे हमने कुछ मायदे भी साइन किए थे, तो इस पैराग्राफ को डेवलप करने में आप ये वाली कहानी सारी लिख लोगे। छठा एडवांटेज हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है,
अच्छा, छठा एडवांटेज हमारे पास ये आ रहा है कि पाकिस्तान के पास देखो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और ये पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का, और दुनिया भी इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाह रही है। अल्लाह ने पाकिस्तान को माला माल किया हुआ है हर किस्म की चीज़ से। यूथ पाकिस्तान के पास है, उसको पाकिस्तान आईटी की सर्विसेज में मद में यूज़ कर सकता है और दुनिया का कामयाब तरीन मुल्क बन सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल हमारे पास है, दुनिया इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट कर रही है। गवादर पोर्ट हमारे पास है, ठीक है, कनेक्टिविटी देने के लिए। चाइना की दोस्ती हमारे साथ है, रशिया के साथ हम दोस्त हो सकते हैं। सो हमारे पास ऑप्शंस की कोई कमी भी नहीं है। बट अफसोस ये है कि एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स गलत और गद्दार लोग बैठे हुए हैं, जो हम लोगों के मुल्क को आगे नहीं जाने दे रहे। अच्छा, अब देखो, हम लोग लिखेंगे फॉर्जिंग पार्टनरशिप्स, हमें पार्टनरशिप्स करनी चाहिए टू मटीरियलाइज। किस चीज़ को मटीरियलाइज करना है हमने? मटीरियलाइज इट्स रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल, ठीक है। हमें अपने रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल को मटीरियलाइज करने के लिए पार्टनरशिप्स करनी चाहिए, ठीक है। विद अदर कंट्रीज भी अगर लिख लो, मगर पार्टनरशिप से अंदाज़ा हो जाता है। मैंने तब नहीं लिखा कि आउटलाइन है, तो फिर यहाँ पे इतना लंबा अच्छा नहीं लगता। फिर इससे क्या होगा? कंट्रीब्यूटिंग। अब बात यहाँ तक भी पूरी है, यहाँ से आगे आपकी मर्जी, अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो। फिर क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल गोल्स, ठीक है। ग्लोबल के साथ हम हर बात को जोड़ रहे हैं ना, क्योंकि इस वक्त हम ग्लोबल चेंजिंग पावर डायनामिक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो, मोर देन इनफ हो गए 6 पॉइंट्स, क्योंकि अब इसके बाद हमने कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी लिखने हैं, तो हम लोग 7-8 पॉइंट्स नहीं लिख सकते। बट यहाँ पे मैं 7वां पॉइंट भी लिख रहा हूँ कि चलो अगर पेपर में तुम कोई एक आध पॉइंट भूल भी गए तो तुम्हें कम से कम 4-5 पॉइंट्स तो याद हो। देखो, अब हम लोगों का सबसे बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यार मैं तुम्हें बताऊं ना, वैसे भी जनरली भी कोई भी टॉपिक हो ना, उसको किन तनाजुर में सोचा करो। क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान का यूथ पल्ज, पाकिस्तान की रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत, पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक पोजीशन, अफ़गानिस्तान, अगर रीजनल पे बात आ जाए, ईरान, बलूचिस्तान, प्रॉक्सीज, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान पे जो कर्जे हैं, और ये बस डायनेमिक्स हैं चंद एक, जिनमें सोचोगे तो हर एक डायनेमिक्स है, हर एक ऐसे के नीचे आपके पास पॉइंट निकल आएगा। अब हम लोग क्या कहते हैं कि हम जी टर्निंग vulnerability into strength। कौन सी vulnerability की हम बात कर रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। by leading global efforts in climate change, ठीक है, in climate, बल्कि resilience, क्लाइमेट हम लोग हल की बात कर रहे हैं ना, रेजिलियंस एंड एडाप्टेशन, ठीक है। ये हमारे पास एक अच्छा पॉलिसी ऑप्शन है पाकिस्तान के पास इस वक्त, चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स को देखते हुए, जिसमें क्लाइमेट चेंज भी एक एक बड़ा एक अहम फैक्टर है, ठीक है जी। अब हम लोगों ने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ वाला पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने जाना है चैलेंजेस की तरफ, ठीक है। अच्छा, चैलेंजेस लिखते वक्त भी हम लोगों का एक छोटा सा इशू हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग लिखते हैं जी, हेडिंग देते हैं डायरेक्टली। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि यार डायरेक्टली इस तरह की हेडिंग ना दे देना, 3 पीछे हुई है ना, चौथी आ गई जी। डायरेक्टली ये ना कह देना कि चैलेंजेस, यहाँ पे लिखो कि challenges hindering Pakistan's foreign policy success in totality।
कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो पूरी तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कामयाब नहीं होने दे रहे इस वक्त, ठीक है जी। तो वो कौन से चैलेंजेस हैं जी, हम लोग देख लेते हैं अभी। अब देखो, सबसे पहले आपको पता है कि अभी हम लोगों ने अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को भेज दिया, जिसकी वजह से हमारी अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुक़ जो हैं वो बिगड़ने लग गए हैं। तो वो जो तल्लुक़ बिगड़े हैं उनकी वजह से हम लोगों का जो रीजनल कनेक्टिविटी का ख्वाब था वो पूरा होने के रास्ते में एक ऑब्स्टिकल खड़ी हो गई है। तो हम क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे जी डिटीरियोरेशन। अच्छा जी, क्या है अब है जी डिटीरियोरेटिंग, मैं इसे ऐसे ही पढ़ता हूँ, पता नहीं अब क्या है, रिलेशंस विद अफगानिस्तान, ठीक है, विद अफगानिस्तान किस तनाजुर में ख़राब हुए हैं जी, आफ्टर दी एक्सपलियन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, ठीक है जी। बल्कि साथ ये लिखना लाजमी है, इलीगल अफगान रेफ्यूजीज, ठीक है, ताकि बात क्लियर रहे, यहीं पे एनालिसिस नज़र आ जाए एग्जामिनर को आपका कि चलो थे तो वो इलीगल, बट ये एक चैलेंज है। हम लोग इस वक्त चैलेंजेस की बात करें तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे तालिबान जो हैं वो बड़े खफा हुए और उसके बाद जो उनके बयान आए हैं, ठीक है, वो आप सारी चीज़ इस चैलेंज वाले पैराग्राफ में डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, फॉरेन डेट्स प्रूव टू बी ए मेजर चैलेंज, किस चीज़ किस तनाजुर में, ये किस चीज़ में ये मेजर चैलेंज है जी, फॉरेन डेट्स इन दी वे ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ये बात है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के रास्ते में ये चैलेंजेस साबित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ठीक है, वो क्या कर रहा है जी, इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म स्ट्रेनिंग पाकिस्तान, ठीक है, टाइज विद चाइना एंड ईरान, ठीक है। वो क्यों बलूचिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं, क्यों चाइना के लोगों को मार रहे हैं, सी पे को सबोटाज करने के लिए, ठीक है, और ईरान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक ना हो ताकि, ठीक है, ईरान से पाकिस्तान को गैस ना मिल जाए कहीं, और एक हमारा प्रोजेक्ट भी था। सो आप वो सारी कहानी इस चैलेंज वाले पैराग्राफ में डाल दोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इससे ज़्यादा आप चैलेंजेस तो 10 लेके जा सकते हैं, बट हमने टाइम को भी देखना है कि हमने 3 घंटे के अंदर रह के क्या करना है। तो चौथा चैलेंज ये है जी के रिस्क्स टू एनर्जी सिक्योरिटी। फ्रेजेस देख लो, अब इतनी मुश्किल है ये, मुझे तो वो कोई इसमें नहीं। अमिड, एक दफ़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन वर्ड्स के साथ, ज़रा सा आपका जान पहचान बन जाएगी, फिर आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगी। रिस्क टू एनर्जी सिक्योरिटी अमिड जियो पोलिटिकल टेंशंस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सप्लाई रूट्स मुतासर हो सकते हैं, दैट मे अफेक्ट सप्लाई रूट्स। बात को समझ रहे हो, सप्लाई रूट्स, जिस तरह अब हम लोगों की पास यूक्रेन से बहुत सारी एनर्जी सप्लाईज आती थी, तो क्या हुआ, जंग की वजह से क्या हुआ, रिस्क की वजह से सप्लाई रूट जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, और ठीक है, फिर पाकिस्तान के लिए फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस, फॉरेन पॉलिसी क्या है कि अपने लोगों को जो है फूड सिक्योरिटी देना, एनर्जी सिक्योरिटी देना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी देना, साइबर सिक्योरिटी देना, ये तमाम चीज़ें फॉरेन पॉलिसी के अहम पहलू होते हैं। तो ये फिर फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस के रास्ते में एक हिंड्रेंस है, ठीक है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट की तरफ। अगेन मैं आपको बताऊं, चैलेंजेस हो गए, सोल्यूशन वाले पार्ट में भी ज़्यादातर लोग क्या कर देते हैं जी, लिख देते हैं जी वे फॉरवर्ड, ये सोल्यूशंस नहीं,
आपने हमेशा हेडिंग को भी एक तरीके कार से लिखना है, जिसमें आपने ये वाले टॉपिक को इंक्लूड करने की कोशिश करनी है बार बार। देखो मैं बार बार चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स को लेके आ रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी को लेके आ रहा हूँ अपने टॉपिक स्टेटमेंट्स में। आपने इस तरह अपने टॉपिक स्टेटमेंट्स में इन चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करनी है, मगर इस तरह की कोशिश करनी है कि जेन्युइन कोशिश, ये ना हो कि जाली तरीके से उसमें घुसेड़ने की कोशिश करो और कोई जवाब ना बन रहा हो, और एट द एंड ऑफ द डे फिर एग्जामिनर इम्प्रेस होने के बजाय बदजान हो जाए। अच्छा, हाउ कैन पाकिस्तान you know uh, how can Pakistan mm, how can पाकिस्तान का क्या लिखें हम लोग कि भाई पाकिस्तान किस तरह, हाउ कैन पाकिस्तान ओवरकम द चैलेंजेस hindering the success of its foreign policy? How can Pakistan overcome the challenges, overcome the obstacles? अब देखो, ऑब्स्टिकल का भी वही मतलब है जो चैलेंजेस का। अब यहाँ पे मैं चैलेंजेस लिखूँ, यहाँ पे भी मैं चैलेंजेस लिखता हूँ, रिटोरिकल्स हो जाता है, सो आई हैव चेंज द वर्ड। हाउ कैन पाकिस्तान ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स hindering the complete success of its foreign policy? ठीक है जी, हाउ एग्जैक्ट क्वेश्चन मार्क। अब जी हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि वो क्या पॉलिसी ऑप्शंस हैं जो हमें अपनानी चाहिए। सो उसमें सबसे पहला तो ये है कि हमें किसी एक, फॉर एग्जांपल चाइना है तो उस पर टोटली डिपेंड नहीं कर लेना चाहिए, या कोई भी ऐसा एक मुल्क है तो हमें उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने ऑप्शंस, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। जितना एक मुल्क जो है वो कम डिपेंड करेगा किसी एक मुल्क पे, उतना ही चांसेस हैं कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली चला सके। अगर हम ज़्यादा चाइना पे डिपेंड करते जाएंगे तो फिर हमें मजबूरन चाइना की वजह से अमेरिका से दूर होना पड़ेगा, या जो चाइना के दुश्मन है फिर तो वो हमारे भी दुश्मन हो जाएंगे। सो वी हैव टू बैलेंस दीज थिंग्स आउट। देखो जिस तरह इंडिया है वो रशिया के साथ भी अपना रिलेशन खराब नहीं कर रहा, यूएस के साथ भी नहीं कर रहा, बट अब यूएस के साथ ज़्यादा रिलाई, यूएस के ऊपर ज़्यादा रिलाई करने की वजह से अब उसके बहुत ज़माने से जो उसकी रशिया के साथ बैलेंस करने की स्ट्रेटजी थी रिलेशंस को, अब वो ख़राब होती जा रही है। ठीक है, सो सबसे पहला हमारे पास तो ऑप्शन क्या है कि भाई रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, कोई वर्ड मुश्किल नहीं है ज़रा सा अगर गौर करोगे तो, ऑन स्पेसिफिक कंट्रीज। अब ये नहीं है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लीजिए रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन चाइना या फला फला फला, नहीं, हमेशा आपकी बातें डिप्लोमेटिक होनी चाहिए। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन स्पेसिफिक कंट्रीज बाय डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स फॉर इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, ताकि फिर स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी तो इस तरह तो नहीं आती, खाला जी का घर तो नहीं है स्टेबिलिटी, उसके लिए फिर बंदे को कुछ तगो करनी पड़ेगी। अच्छा, इनेक्टमेंट, हमने ऐसी पॉलिसीज बनानी है। देखो ये जो अफगानिस्तान वाला इशू है, अब हमने नहीं चैलेंजेस को यहाँ पे डील करना होता है। पॉलिसीज में हम लोग सोचने लग जाते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट में। अब सोल्यूशन क्या लिखो, वही जो चैलेंजेस उन्हीं को उठा के हल लिख लो सोल्यूशंस में। इनेक्टमेंट ऑफ फार साइटेड पॉलिसीज, हमें दूर रसां पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, एज फॉर एज अफगानिस्तान, जहां तक अफगानिस्तान और ईरान का ताल्लुक है, आर कंसर्न, तो हमें बड़ी दूर रसां पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। ये नहीं है कि उठाओ जी इनके लोगों को निकाल दो। ठीक है, अगर वो इलीगल भी है हमें एक तरीका कार अपनाना पड़ेगा। हमें दूर रसां नताइज के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। हमें जो है वो शॉर्ट टर्म फ़ायदे नहीं देखने होंगे। ठीक है ना जी। फिर उसके बाद आ जाओ जी, हम अगर कोशिश करें इंटीग्रेटिंग नेबरिंग कंट्रीज इनटू सीपैक। ठीक है, उन्हें सीपैक में अगर हम लाने की कोशिश करें। चौथा ऑप्शन देखें,
डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज, इस पॉइंट को डील करें हम, डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज टू क्या लिखें हम, डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज टू कन्वर्ट पाकिस्तान ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये वाला, ये मैंने कोई सही इतना नहीं लिखा क्योंकि इस पे तो बहुत खर्चा आएगा, मगर और कोई इस तरह का माइंड में नहीं आ रहा, वो फिर आप लिख लो। तरीक़ेकार देखो आपके सामने सारा आ गया। छठी चीज़ है जी कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। उससे पहले हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये टेररिज्म वाले पॉइंट को भी तो डील करना है, वो हमने किया ही नहीं है। टेररिज्म वाले पॉइंट को हम किस तरह डील करें, उसको हम कह देते हैं जी, अच्छा ये पीछे वाला नहीं था ना, ये वाले सब हटेंगे। टेररिज्म वाले में क्या कहोगे? हाँ, हम कहेंगे जी स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन विद रीजनल एंड global partners to effectively fight terrorism। ठीक है जी, और ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाओ कंक्लूजन पे। कंक्लूजन हमारा ये 5 पॉइंट हो गए थे, छठी मेन हेडिंग होगी हमारे पास कंक्लूजन। ठीक है, और कंक्लूजन में अगर तुम अपनी बात एक कोड पे ख़त्म कर दो तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, जिस तरह कि अपने सारे एसएसए के पॉइंट्स को सम अप करो तो एट द एंड एक कोड दे दो। ये परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था, इन द फ्लक्स ऑफ ग्लोबल डायनामिक्स अच्छा, अभी मैं आपको एक और मज़े की बात बताने लगा हूँ, पहले ये लिख लूँ, पाकिस्तान पाथ। फिर मैं आपको बताता हूँ, आप जो पूछ रहे होते हो कि कोड्स जो हैं वो किस तरह यूज़ की जाए। सक्सेस रिक्वायर्स पॉलिसीज, शायद अब इसमें मैं कुछ ऊपर नीचे भी कर जाऊँ, ठीक तरीके कार से याद नहीं है, दैट कन्वर्ट challenges into stepping stones and opportunities into milestones। ठीक है, milestones ये है जी, किसने कहा था जी? महापुरुष परवेज़ मुशर्रफ मियाँ ने कहा था। ठीक है, तो ये हमारी, ये कौन थे जी? फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फाइनेंस मिनिस्टर, और आपको तो पता है यहाँ पे सारे यही हैं। तो दैट वाज दी ऐसे चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब आपको अगर डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक देखो, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि हमने यहाँ पे तो नहीं लिखो अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस, लिखो हमने डीकंस्ट्रक्शन में ये चीज़ क्यों लिखी, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस क्यों लेके आए, इट्स कोड को हम यहाँ पे क्यों लेके आए, इसका इस्तेमाल हमने थीसिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह किया, हमने ये जो फ्रेजेस हैं ये कैसी बनाई, हमने ये जो हेडिंग बनाने का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, थीसिस स्टेटमेंट आखिर किस तरह बनाई जाती है और उसे किस तरह फिर पूरे स्ट्रक्चर में फॉलो किया जाता है, ये नेक्स्ट पार्ट क्या होता है। अगर आपको ये तमाम चीज़ें नहीं आती तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 0347 94 320 92 943209 ठीक है, और मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, वो 4 से 5 दिन का आपका, कुछ लोगों ने तो 2 दिन में भी कवर किया, उसमें 18 लेक्चर्स हैं और एक बुक है। तो ये तमाम चीज़ें उसमें मैंने बड़ी गहराई के साथ एक्सप्लेन की हुई है कि आप टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट किस तरह करेंगे, फ्रेजेस किस तरह बनाएंगे, पैराग्राफ्स किस तरह डेवलप करेंगे, कोहेरेंस, कनेक्टिविटी, यूनिटी, एक पैराग्राफ ऐसे में किस तरह लेकर आएंगे, और ऐसे के मुतालिक मुख्तलिफ चीज़ें आपको इसके बाद वो लिंक भी मिल जाएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न दी स्किल्स तो यू कैन कॉन्टेक्ट। बाकी तमाम ढांचा मैंने आपको बता दिया है, कोई इतनी भी मुश्किल चीज़ नहीं होती, बस इट ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। ठीक है जी, सो थैंक यू, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।